काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सप्रेशन ऑफ पावर्स पर, अख्तियारात की तकसीम। और अब देखना होगा कि अख्तियारात की तकसीम का फार्मूला जो है ये स्पेसिफिकली जो हुकूमत चलाने के मामलात हैं, जो अदारे हैं जिनके बारे में ये है हमेशा कि तमाम अदारों को अपनी हदूद व क़यूद में रह के काम करना चाहिए, तो देखना ये होगा कि वो कौन से अदारे हैं जिनको अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए और कहाँ जाके फिर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का भी फार्मूला दिया गया है जिसके तहत कंट्री का किसी भी मुल्क का निज़ाम चलता है। तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जैसे अमेरिका के अंदर सप्रेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को कम्प्लीटली फॉलो किया जाता है। इंग्लैंड के अंदर भी ये फार्मूला है, लेकिन उस तरह से क्लैरिटी के साथ वज़ा नहीं किया गया क्योंकि उनका वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ रिटर्न है। लाइकवाइज पाकिस्तान के अंदर भी सप्रेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल आईन पाकिस्तान 1973 के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ दिया गया। अब इसका हम हर तरह से जायज़ा लेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या जो तदाबीर करनी चाहिए वो काबिल अमल हैं या नहीं हैं, या इस फार्मूले के अमल किस हद तक अमल हो रहे हैं और किस हद तक अमल होना अभी बाकी है, और क्या सजेशंस हम दे सकते हैं इसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए अभी शुरू करते हैं कि बुनियादी तौर पर किन मेन अदारों के अंदर सप्रेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर से मुराद ये है कि पार्लियामेंट मुकन्ना, जिसके अंदर आप देखते हैं कि कौमी असम्बली है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। अब सेनेट ऑफ कौमी असम्बली के अंदर भी जो आबादी के तनासब से सीटें मुख्तस कर दी गई हैं, जो पूरे पाकिस्तान से लोग इलेक्ट होके आते हैं, जिनका बुनियादी काम जो है वो कानून साजी हुआ करता है। दूसरे एंड के ऊपर जब हम देखते हैं तो सेनेट है। सेनेट का हाउस जो है उसको अपर हाउस भी कहा जाता है। उसको बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी सूबे की आबादी काम भी हो तो उसको बराबर नुमाइंदगी मिल सके और वो किसी तरह से भी महरूम ना हो, उसकी आवाज़ को किसी तरह से भी आबादी वाले इलाके दबा ना सके। तो इसलिए सेनेट भी बनाया गया है। तो इसको मिल के पार्लियामेंट भी कहते हैं दोनों अवानों को। तो इस तरह से पहली जो चीज़ है इसके अंदर ये है कि क्योंकि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है और पार्लियामेंट जो है उसको भी क्या कवानीन है, यानी कवानीन को बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट जो है उसको मुकम्मल अख्तियार हासिल है, चंद हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए वो तमाम कानून साजी कर सकती है अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ, जिसको भी वो अगर फ़र्ज़ करें कोई अमेंडमेंट करनी है इन्हें पाकिस्तान के अंदर तो उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। अगर वैसे को बिल पास करना है किसी और लॉ के अंदर जो कि आईन पाकिस्तान नहीं है तो सादा अक्सरियत से भी उसको पास किया जाएगा और बाद में उसको सेनेट के अंदर भेजा जाएगा। अगर सेनेट भी उसको अप्रूव कर देगा तो प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही वो कानून बन जाएगा जो मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि बुनियादी तौर के ऊपर देखना ये है कि जैसे कि पहले भी मैंने ये कई वीडियो के अंदर बताया कि पार्लियामेंट को डेफिनेट अख्तियार हासिल है तमाम कवानीन बनाने का, लेकिन खुद ही पार्लियामेंट ने ही अपनी विजडम से जब आईन पाकिस्तान को पास किया तो उसके अंदर ये प्रोविजन लिखी कि इस्लामी जो हमारे इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम हैं, इस्लामी कवानीन हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता पाकिस्तान के अंदर। यानी ये एक शर्त रख दी गई इसके अंदर कि बाकी आज़ादी है लेकिन इस्लामी तलीमात के ख़िलाफ़ कानून को नहीं बनाया जाएगा। और फेडरल शरीयत कोर्ट भी रखी कि अगर कोई ऐसा लॉ जिसके अंदर कोई ऐसा किसी तरह से एम्बिगुइटी हो कि ये अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ द इस्लाम है या नहीं है तो मामला उधर रेफ़र कर दिया जाता है या कोई भी वहाँ अप्लाई कर देता है तो उसके ऊपर फिर जजमेंट आ जाती है और वो फिर उसके अंदर टाइम मुख्तस कर देते हैं जिसके अंदर उसको अगर कोई ऐसी कोई उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश हो तो वो उसके मुताबिक बेहतर कर लिया जाए। तो इस तरह से बाकी पार्लियामेंट का अदारा आ गया। दूसरे एंड के ऊपर जो चीज़ है, जो दूसरा अदारा है वो है एग्जेक्टिव का। एग्जेक्टिव किसे कहते हैं? एग्जेक्टिव बुनियादी तौर के ऊपर वो तमाम ब्यूरोक्रेसी है जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को अब लागू करती है, अमल दरामद करवाती है। यानी जितना भी निज़ाम है, जो भी कवानीन बनाए गए हैं, इनके ऊपर अमल दरामद करवाना जो है वो एग्जेक्टिव का काम है। जैसे आप सब देखते हैं
आए रोज़ आप देखते हैं कि जैसे जो भी हुकूमत आती है वो अब तबादले करके अपने चीफ सेक्रेटरी और बाकी ब्यूरोक्रेसी को जिनके ज़रिए वो समझते हैं बेहतर तरीके से तमाम कवानीन को अमल दरामद करवाया जा सकता है और इन लाइन चीज़ों को किया जा सकता है, तो वो उसके मुताबिक ही उनकी अपॉइंटमेंट्स करते हैं और जिस ऑफिसर में जो क्वालिटी होती है उसी तरह से उससे काम लेने की कोशिश की जाती है। तो एग्जीक्यूटिव का काम आ गया कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। तीसरा जो मेन अदारा है वो जुडिशरी का है। अब जुडिशरी के ज़िम्मे ये है कि जुडिशरी खुद कवानीन नहीं बना सकती, लेकिन जो कवानीन बने हुए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करना जुडिशरी का काम है और उसके मुताबिक लोगों को इंसाफ मुहैया करना, लोगों के बुनियादी हकूक़ जो इन्हें पाकिस्तान में दिए गए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और जो ग्रीवेंसेस हैं पब्लिक एट लार्ज को उनका कोई अगर इशू आता है तो उसको भी देखने का अख्तियार दिया गया है। इन्हें पाकिस्तान के अंदर ही ये तमाम अख्तियारात वज़ा कर दिए गए। जुडिशरी के लिए भी तमाम हदूद व क़यूद दे दी गई जिनके अंदर रहते हुए जुडिशरी काम करती है और मेन उसका काम यही है कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करे और लोगों को इंसाफ मुहैया करे। अब तीनों जो अदारे हैं जिनका तस्करा किया गया फर्दन फर्दन, इनका बुनियादी तौर के ऊपर तमाम अदारों का काम यह है कि वो पाकिस्तान की अवाम को इंसाफ मुहैया करें, पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, पाकिस्तान के अवाम की महरूमियों को ख़त्म करें, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को इस तरह से लागू करें कि हर कोई उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ फील करे और उनको महसूस हो कि वो एक महफूज मुल्क के अंदर रह रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी अदारे हैं, वो अपनी अपनी हदूद के अंदर डेफिनेट काम करते हैं, तो इस तरह से मुल्क का निज़ाम जो है वो बेहतरीन तरीके से चलता है। तो अब आगे अगर हम देखते हैं इसके अंदर सम केसेस के अंदर आपने देखा है ऐसा होता है कि जहां अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने अख्तियारात को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं करती या पार्लियामेंट जो है वो जब कवानीन बनाती है तो उसके अंदर अगर कहीं अबहाम छोड़ दिया जाए, एम्बिग्विटी हो या अल्फाज को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बयान ना किया जाए, तो उसके ऊपर फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप देखते हैं कि मामलात जो हैं वो समटाइम अदालत के अंदर चले जाते हैं। अदालतों के अंदर जैसे आपने 63 की इंटरप्रिटेशन के ऊपर देखा, मामला अदालत के अंदर गया, अदालत ने उसके ऊपर फिर अपनी फाइंडिंग दी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला हुआ कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके फैसले को जो वो फैसला करती है किसी भी शख्स को वोट देने का, तो अतमाद का वोट हो या किसी भी नुमाइंदे के मुंतखब होने के लिए वोट हो, तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला है वो उसका एहतराम किया जाएगा इंस्टेड ऑफ इसके कि जो लीडर हुक्म जारी करे। तो ये इस तरह से ये नहीं, अगर पार्लियामेंट ने कहीं इबहाम छोड़ा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, हाई कोर्ट्स में आया। अगर इबहाम नहीं छोड़ेंगे अदारे, जो हमारा पार्लियामेंट का अदारा है, अगर इबहाम नहीं छोड़ता, और हमने देखा है कि सम टाइम बड़ी उजलत में चंद कवानीन पास कर दिए जाते हैं। इवन एक रात के अंदर भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट्स की गई जो कि हालांकि इसका तरीकाकार ये है कि इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन ली जानी चाहिए, सोसाइटी के अंदर ओपन किया जाना चाहिए प्रपोज तरमीम को, उसके ऊपर सजेशंस लेनी चाहिए और उसके बाद तमाम कवानीन को पास करना चाहिए ताकि फीडबैक जो है पब्लिक का भी आ जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लायर्स की भी आ जाए, बार्स की भी आ जाए, जो बार्स क्योंकि नुमाइंदा होती हैं वकला की, उनकी भी फीडबैक आ जाए, जजेस का भी फीडबैक आ जाए, हर तरफ से जुडिशरी का फीडबैक भी आ जाए। तो यानी एक तरह से एक ऐसा कानून बने जिसको बाद के अंदर कोई उसके अंदर बहाम बाकी ना रहे। तो इस तरह से फिर चांस नहीं होगा कि अदालत को उसके अंदर इंटरफेयर करना पड़े। बहुत सारे मामलात के अंदर हम देखते हैं कि मोस्टली कोर्ट्स जो हैं वो रिटर्न कर देती हैं केसेस को, उसको पॉलिटिकल क्वेश्चन का नाम देके कि इट्स पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड नॉट एंटरटेनेबल इन दी कोर्ट्स। और बहुत सारे मामलात फिर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं बचती। आपने देखा नैब का कानून बना, उसके अंदर बड़ा एक तरह से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया और हर तरफ से उसमें चंद अगर अच्छी तरामीम होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी तरामीम भी कर दी गई जिससे वाज़ेह होता है कि वो मखसूस अफराद को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई हैं, तो वो मामला भी अदालतों में चला गया। इस तरह से ये ज़रूरी है कि जो सुप्रीम अदारा है पार्लियामेंट का, वो अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए अपने जब कवानीन बनाए तो उनको अपनी ज़ाती मफादात के लिए नहीं लेकिन पूरी कौम के लिए, अभी जो हाज़िर वक्त के लिए नहीं लेकिन बल्कि आने वाले वक्त को भी मद्देनज़र रखें।
اور ذاتی فائدے کو نہیں بلکہ قومی مفاد کو مد نظر رکھا جائے۔ تو اس چیز کو جب مد نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ وہ معاملات عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گے اور پارلیمنٹ کے معاملات جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر رہیں۔ اسی طرح سے جب ایگزیکٹو کے معاملات آتے ہیں، بیوروکریسی کے معاملات آتے ہیں، وہ بھی اب اگر اپنے اختیارات کو ایمانداری سے، دیانتداری سے اور غیر جانبداری اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ یہاں دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی جو بھی اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ ان کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو بھی ملک کا قانون ہے، قاعدہ ہے، جو اختیارات ہیں ان کو پراپر طریقے سے ایمانداری سے اس کے اوپر عمل کریں، تو پھر بھی ان کے خلاف بھی معاملات عدالتوں میں نہیں جائیں گے، ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی پٹیشنز نہیں آئیں گے اور وہ بھی اپنی حدود میں کام کریں گے تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔ لائک وائز عدالتوں کے اندر بھی یہ ریسٹرینٹ ہے کہ جہاں ایگزیکٹو کی سم پالیسیز بنائی جاتی ہیں، حکومت چلانے کے لیے ایسی پالیسیز بنانا پڑتی ہیں، ایسے لاس بنانا پڑتے ہیں، ایسی چیزیں بنانا پڑتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے چیزیں بنانا پڑتی ہیں، تو موسٹ آف دی ٹائم عدالتیں جو ہیں وہ ریسٹرینٹ ہی ظاہر کرتی ہیں، ایسی چیزوں کے اندر مداخلت نہیں کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ یہ معاملات خود ہی ادارے جو ہیں وہ خود سے حل کریں اور ان کو وہاں جو عدالت کے اندر نہ لایا جائے۔ لیکن اگر وہاں بھی کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ڈیفینیٹ آخری ریمیڈی جو ہے وہ پھر کورٹس آف لا ہی ہوتی ہیں شہریوں کے پاس اپروچ کرنے کے لیے، اور کسی بھی اگریوڈ آدمی کے پاس ڈیفینیٹ اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں جا کے وہ اپنی داد رسی کے لیے دستک دے سکے۔ تو اینڈ حاصل کلام یہی ہے نتیجہ کہ تمام اداروں کے سپریشن آف پارس کے اصول کو فالو کرنا ہوگا، اور بنیادی طور پر تمام اصول کیونکہ عوام کے لیے بنائے گئے ہیں، عوام کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو امید ہے آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو جو ہے اس سے تمام دوستوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا یوٹیوب چینل نیڈ آف دی ٹائم وتھ گوہر سندھ کو سبسکرائب کریں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔